हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ बिस्कोहर की माटी, जो लिखा है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने। मैंने आपको बताया था कि ये पाठ जो है बिस्कोहर की माटी, ये उनके द्वारा लिखित आत्मकथा का एक अंश है। नंगा तलाई का एक गांव, ये उनकी आत्मकथा है, जिसका ये छोटा सा पाठ आपके सिलेबस में रखा गया है। तो इसमें गांव के प्राकृतिक वातावरण का, ग्राम वासियों के रहन सहन का, और उनको गांव में जो है कितनी चिकित्सा के अभाव में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ये सारे विशद वर्णन चित्रात्मक शैली में ये वर्णन किया गया है। तो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जो कि बचपन से ही, जन्म से ही गांव से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से देखते हैं गांव को, क्या क्या उन्हें अच्छा लगता था गांव में, तो ये सारा वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। तो हमारे जो चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही थी वो वहां से थी कि बिस्कोहर गांव में जो है पूर्वी दिशा में एक तालाब था, जिसे लेमड़ी का ताल कहते थे, और बहुत सारे कमल जो है वहां पर खिला करते थे। तो जो कमल खिलते थे गांव में, क्या होता है कि कमल के जो पत्ते होते हैं उन पर भोजन परोसा जाता है, माने जो दावत दी जाती है। देखिए, अब तो दावत की कितनी तरह की वैरायटी होती है खाने पीने में, लेकिन गांव में अभी भी एक कच्चे खाने की दावत होती है। कैसी दावत होती है? जैसे जैसे आप दाल मखनी बोलते हैं, तो वहाँ दाल मखनी नहीं, वो और तरीके से बनाते हैं उसको, बहुत टेस्टी। और चावल, और या फिर कढ़ी चावल, मतलब रोटी उसमें शामिल नहीं होती। पहले कभी कभी होता था कि बूरा उसमें दे दिया करते थे, और अभी भी क्या होता है, उसमें मिर्च बहुत सारी डालते हैं, है ना। तो अक्सर लोग जो हैं गुड़ की डेली अपने घर से लेके जाते हैं कि मिर्च होगी तो खाएंगे कैसे। इसको बोलते हैं गांव में चूल्हा नौत, चूल्हे को नौत दिया, माने सभी, चाहे उस घर में कितने मेहमान भी आ रहे हो, तो वो भी वहां दावत खाने के लिए जाते हैं। तो ये कच्चे खाने की दावत होती है, तो इतना ही दिया जाता है बस दावत में, ये पूरे गांव का भोज होता है। तो उनके बिस्कोहर गांव में भी ऐसा भोज होता होगा, तो जिसमें कमल के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। तो क्या कहते हैं लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी, गांव में उनको बिस्नाथ के नाम से जानते हैं, कि अकाल में, जब अकाल पड़ जाता है, सूखा हो जाता है, या और कोई परेशानी की जब भोजन उपलब्ध नहीं होता, तब कमल नाल को भी वहां पर खाया जाता है। कमल नाल माने जो कमल की डंडी होती है, कमल ककड़ी की सब्जी मिलती है मार्केट में, तो कश्मीरीज में मैंने आपको बताया था ये स्पेशल डिश होती है जिसमें छेद छेद होते हैं, तो ऐसी कमल ककड़ी वो खाई जाती है। तो अब बताते हैं कि कोइया जो है, उनको लगता था कि उनके गांव का ही एक पुष्प है। तो कोइया, कुमुद और कोका बेली उसको कहा जाता है, ठीक है। तो कोका बेली के बारे में वो सोचते थे कि उनके गांव में ही खिलता है, लेकिन एक बार जब वो वैष्णो देवी की यात्रा पर गए, तो उन्होंने देखा कि रेलवे ट्रैक के दोनों साइड जहां गड्ढों में पानी भरा हुआ था, वहां कोइया खूब खिली हुई थी, और उसकी पत्तियां और चांदनी रात में चांदनी का प्रतिबिंब एक जैसा दिखाई देता है, माने उसकी पत्तियां भी वाइट होती हैं और चांदनी भी वाइट। तो ये खूबसूरती, जब चांदनी रात में कोइया को देखो, कुमुद को देखो, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन जो है लेखक ने बहुत ही अच्छा किया है, विशद वर्णन किया है। दूसरा, फिर वो बताते हैं कि सिंघाड़ा भी जो है वो इन्हीं दिनों में आता है, माने शरद ऋतु जब आती है, आश्विन मास आता है, जिन दिनों नवरात्रि अब आ जाएंगे बारिशों के बाद, आश्विन मास में जो है सिंघाड़ा भी आता है। तो सिंघाड़ा जब कच्चा होता है, जब नया नया मार्केट में आता है, तो उसमें दूध जैसा रस निकलता है, माने बहुत मीठा होता है कच्चा सिंघाड़ा खाने में। और जो है लेखक कहता है कि जब ये दलदल में जो है उगता है, ये सिंघाड़ा जो है वो दलदल में उगता है, कीचड़ में, और लेकिन इसके ऊपर आपको ऐसा लगेगा फूलों की एक सुंदर परत, व्हाइट कलर के फूल से तालाब पूरा भर जाता है। तो विश्वनाथ और बच्चे गांव के तालाब के आसपास चक्कर काटकर उस सौंदर्य को देखा करते थे, और उन फूलों की खुशबू को सूंघा करते थे, और इसमें से एक दलदल में से एक आवाज सी सुनाई देती थी, उस आवाज को सुनने का वो प्रयास किया करते थे। अगली बात बताई लेखक ने कि यहाँ पर उनको ऐसा लगता था कि जैसे चंदा मामा भी केवल उनके गांव में ही दिखाई देता है, चंदा मामा का और पूरी दुनिया में कोई अस्तित्व है ही नहीं। चंदा मामा में एक बुढ़िया नजर आती है जो बच्चों की दादी की सहेली है, ऐसी चर्चा उन बच्चों में आपस में हुआ करती थी। फिर वो बताते हैं कि माँ जब आंचल में छिपाकर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो इसे वो मानव जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता मानते हैं।
क्यों मानते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माँ का जो रक्त है वो बच्चे की शिराओं में, बच्चे के नसों में जो है माँ का दूध बच्चे की नसों में रक्त बनकर बहता है। तो जिन बच्चों को माँ का दुग्ध पान करने के लिए मिलता है, ये अवसर मिलता है, उन बच्चों में आजीवन कॉन्फिडेंस का भाव जो है वो बना रहता है। जिनको ये दूध नहीं मिलता वो बच्चे ज्यादातर कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और आत्मविश्वास की हीनता, आत्मविश्वास की कमी उनके जीवन में रह जाती है। तो एक ये बात बताते हैं कि माँ का दूध पीना बच्चे के लिए माने मानव जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। जब माँ अपने बच्चे को आंचल में छिपाकर दूध पिलाती है तो वो उसके सिर पर हाथ फेरती है, पीठ सहलाती है, पाँव सहलाती है, तो बच्चा जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो बच्चा जो है वो माँ को लाते भी मारता है, हाथ से भी मारता है। तो मैंने आपको कल कितनी अच्छी बात बताई थी एक कि लात खाने के बाद भी भोजन देने की क्षमता अगर किसी में है तो वो माँ के अंदर है। माँ एक शिशु को 9 माह अपने गर्भ में रखती है, खुद कितनी मुसीबतें सहन करती है, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर वो एक भी मुश्किल, एक भी मुसीबत जो है वो आने नहीं देती। तो विश्वनाथ बहुत बड़े होने के बाद ये बात समझ पाए। बच्चा कोई भी समझ नहीं पाता माँ की इन तकलीफों को। बचपन में कौन महसूस करता है? जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम महसूस करते हैं। अगर हमें कोई चोट लग जाए या हम किसी मुसीबत में हो तो माँ का नाम ही मुंह से निकलता है। तो ये आत्मीय रिश्ता जो है एक बच्चे का माँ से हमेशा बना रहता है। तो ये बात लेखक ने कब समझी? जब वो दिल्ली में आया और वो दिलशाद गार्डन में गया तो वहां उसने एक बत्तख को देखा। बत्तखें जल में रहती हैं, लेकिन जब वो बच्चे को जन्म देती हैं, अपने अंडे को जन्म देती हैं, तो उस समय वो पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती हैं, है ना। और वो भी अपने बच्चों की बड़ी देखभाल करती है, अपने अंडों को सेती हैं, उन्हें गर्मी प्रदान करती हैं, अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडों को उसमें छुपा कर रखती हैं। बत्तख की चोंच भी बड़ी नुकीली होती है ना, लेकिन वो बड़ी सावधानी से चोंच से ही अपने बच्चों को अपने पंखों के अंदर कर लेती है। अगर कोई अंडा बाहर भी चला गया पंखों से तो वो देखती है कि दूर दुश्मन बैठा है उसके बच्चे की ताक में, है ना। कौवा जो है वो ताक में बैठा है, कब चोंच मार के उस अंडे को नुकसान पहुंचाए, लेकिन फिर वो अपनी उन पैनी चोंच के बावजूद भी अपने अंडों को अपने पंखों में छुपा लेती है। तो ये बड़ा एक ऑब्जर्वेशन थी लेखक की, बड़ी बारीकी से उसने देखा। आज कहाँ फुर्सत है किसी को देखने की कि माँ अपने बच्चे के लिए क्या करती है और कैसी सुरक्षा देती है। यानी जो हिंसक पशु हैं, शेर, चीता, बाघ वगैरह, ये प्रजातियां भी अपने बच्चों के लिए उतना ही ममत्व रखते हैं, चाहे वो हिंसक प्राणी हो, चाहे पक्षी हो, और मनुष्य की तो बात ही क्या है ना। तो जैसे जल जो है वो बहता है और हवा बहती है, हवा चलती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। इसी तरह से जो है इंसान के प्रति, अपने बच्चे के प्रति जो ममता है माँ के मन में, वो भी महसूस करने वाली बात है ना। वो कोई महसूस ही कर सकता है। तो लेखक ने ये बात दिलशाद गार्डन में महसूस की और इसीलिए वो अपनी माँ की तुलना बत्तख से कर रहा है। माँ की तुलना उसने बत्तख से की है। जैसे बत्तख ने अपने अंडों को छुपाया, सुरक्षा दी, आज उसे याद आया कि उसकी माँ भी उसके पालन पोषण में कितनी मुसीबतें सहन करती थी, कितनी तकलीफों से उसे पाला है। तो ये बात उसे ध्यान आती है। अब जो है लेखक बताता है कि जब वो 3 साल के थे, 3 वर्ष तक वो अपनी माँ का दुग्ध पान करते थे, लेकिन अब उनके छोटे भाई का जन्म हो गया तो वो कहते हैं मुझ पर बड़ा अत्याचार हो गया। ये बड़ा अत्याचार था कि क्योंकि छोटा भाई जो है वो हुमक हुमक कर अम्मा का दूध पिया करता था और विश्वनाथ को गाय का बेस्वाद दूध पीना पड़ता था, जिसे पीने से फिर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर वो बताते हैं कि जब वो छोटे ही थे, जब माँ का दुग्ध पान किया करते थे, तो उस समय चांदनी रात में वो माँ के साथ लेटे रहते थे और एक तरफ माँ का अमृत जैसा दूध उन्हें पीने के लिए मिलता था, तो दूसरी तरफ ऊपर आसमान से बरसती हुई चांदनी का अमृत भी बॉडी को मिलता था। तो इन सारी चीजों से आज हमारा बचपन जो है वो वंचित हो गया है। कहाँ चांदनी रात में कोई लेटता है ना। तारों की छांव में और चांद को इधर उधर निकलते देखना, कभी बादलों में छुप रहा है, कभी निकल रहा है, कभी कभी किसी पेड़ की जो है डालियों के बीच में से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये नजारा आज के बच्चे देखने से वंचित हो गए हैं, क्योंकि आज हमारी लाइफ जो है
वो फ्लैट्स में सिमट कर रह गई है, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। खुले आंगन अब पहले जैसे नहीं होते, पहले आंगन में भी चारपाइयां बिछती थी और उसमें जो है तारों को गिनते गिनते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। तो ये तारों वाला नजारा तो आज हम पूरी तरह देखने से वंचित है। गांव में फिर भी कुछ हद तक मिलता है, जब लोग छत पर सोते हैं चारपाई बिछाकर, खुला आसमान, अनगिनत तारे, चांद का सौंदर्य। तो ये सारा सौंदर्य जो है लेखक ने भोगा है अपने बचपन में। अब वो बताते हैं कि जैसे जो है बहुत सारे फूल, गांव में तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं, तो वहां पर हर श्रृंगार भी बहुत अधिक मात्रा में खिलता है। तो जब पितृ पक्ष होता था, जब श्राद्ध आते थे, जब हम पितरों को श्राद्ध देते हैं 15 दिन, उस समय मालिन की क्या ड्यूटी होती थी? मालिन की ड्यूटी होती थी कि वो बहुत सारे फूल होते थे, वो अपने घरों से ही तोड़कर गांव से इकट्ठे करके सबके घर के दरवाजों पर डाल के जाती थी। तो ये सारा दृश्य जो है वो वहां पर देखने को मिलता था। तो पहले ये चीजें बहुत होती थी। जैसे दिवाली मनाई जाती थी तो दीपावली पे जैसे हमारे घर में पूजा हुई तो हम बहुत बड़े थाल में बहुत सारे छोटे छोटे दीवे रखकर अपने मोहल्ले में भी एक दूसरे के दरवाजे पर रख के आते थे। फिर दूसरे घरों से लोग हमारे घर के दरवाजों पर रख कर जाते, तो ये बड़ा अच्छा लगता था। पूजा होने के बाद ये सब काम होता था। अब जैसे दिवाली पर बहुत अधिक दिखावा हो गया है ना, तो कितनी तरह महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं और कितनी तरह की मिठाइयां जो है डिब्बे के डिब्बे बंटते हैं, बहुत सारे गिफ्ट बंटते हैं। तो पहले ये सब चीजें दिखावा नहीं था। पहले क्या होता था? पहले पूजा होती थी घर में, जितनी भी मिठाई आती थी इकट्ठी वो सब पूजा में रखी जाती थी। और फिर सुबह के समय प्लेट में रखकर खील बताशे जो भी पूजा में होते थे वो, और चार चार पांच पांच जिसके हिसाब से जितनी भी मिठाई थी प्लेट में रखकर बंटती थी। फिर दूसरे घरों से प्रसाद हमारे यहाँ आता था। तो ये चीज आजकल के बच्चों को देखने के लिए नहीं मिलती जो पहले हुआ करती थी। ऐसे ही होली के अवसर पर, होली के अवसर पर क्या होता था? हम लोग खुद भी वो गोबर के वो बनाते थे बुरकले, जिनकी मालाएं बनती है, होली पर रखते हैं ना, आप लोग भी रखने जाते होंगे। तो वो गोबर के फूलों की मालाएं पूरा छत भर देते थे, इतनी सारी तरह तरह के डिजाइन बनाकर खुद अपने हाथों से बनाते थे। फिर छोटी छोटी बड़ी बड़ी मालाएं तो होली के लिए बनती थी, वहां पर रखी जाती थी। और लेकिन जो छोटी छोटी मालाएं थी उनका क्या होता था? उनको एक दूसरे के घर के दरवाजे पर रख के आते थे, फिर दूसरे घरों से हमारे यहाँ आते थे। तो ये बहुत अच्छा एक लगता था। लेकिन आजकल हम किसी के जाएंगे तो कोई कहेगा कि पता नहीं क्या टोटका कर दिया हमारे घर में, है ना। तो ये चीज जो है परिवर्तन आज के जमाने में आ गया है। तो लेखक बताते हैं कि जैसे बहुत सारे चंपा, चमेली और मालती, जूही, ये सारे फूल तो होते ही हैं, लेकिन लेखक कहता है तोरी, लौकी, भिंडी, बैंगन, कोहड़ा, सब्जियों के इनके भी फूल होते हैं। इमली, आम, बेल, कटहल, शरीफा, अमरूद जैसे फलों पर भी फल के आने से पहले फूल आता है। इसी तरह दालों में चना, मटर, उड़द, अरहर, ये सेमल के फूल भी कम आकर्षित नहीं करते। मतलब जब खेतों में ये सारे फूल खिलते हैं तो इनका दृश्य जो है वो एक अलग ही नजर आता है। सरसों के फूल तो आपने भी देखे हैं, सरसों के खेत, जब दूर दूर तक सरसों के फूल जो है पीले पीले फूल दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पीला सागर जो है वो दूर दूर तक लहराता नजर आता है। और तेल की गंध जो है वो उसमें बसी हुई, कोई खेतों के बीच में से गुजर जाए तो तेल की भीनी भीनी, सरसों के तेल की भीनी भीनी सी खुशबू जो है वो मन को मुग्ध कर देती है। तो लेखक जो है वो ये मानता है कि जिसने भुट्टे की और धान की खुशबू को खेतों में से गुजरते हुए नहीं सूंघा तो फिर उसका जीवन निरर्थक है। तो ये सब बातें बताकर लेखक आपको गांव की मिट्टी से जोड़ना चाहता है। आजकल भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गांव को नहीं, जिन्होंने देखा और जो है इस सौंदर्य से अछूते हैं। फिर हम कहते तो हैं कि हम बहुत बड़े देश प्रेमी हैं, हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, हमसे बड़ा देश प्रेमी कोई नहीं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे खेतों में जो है फसल किस प्रकार से लगती है और जो है गेहूं की बालें कैसे लगती हैं, और गेहूं की बालें आम के पेड़ से बड़ी होती हैं कि छोटी होती हैं। तो इन सब चीजों से जो है बच्चे आज के अनभिज्ञ रह जाते हैं। और हमारा देश तो ग्रामीणों का देश है, किसान कृषि प्रधान देश है, तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी अपने खेतों की, अपनी मिट्टी की होनी ही चाहिए। बेसिकली हम सारे गांव से जुड़े हुए हैं। आज की जनरेशन के बच्चे बेशक गांव में ना जाते हों, अब तो गांव भी शहर जैसे ही होते जा रहे हैं,
खेती करना बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये जो दृश्य है ये देखने के लिए कभी कभी हमें अपने गांव में जरूर जाना चाहिए। तो लेखक कहता है कि उनके गांव में एक कदम्ब का पेड़ था। कदम्ब के पेड़ के बारे में आपने सुना होगा, श्री कृष्ण जो है कदम्ब के पेड़ पर झूला झूलते थे। तो उन्हें लगता था कि उनके गांव के पश्चिमी टोले में, पश्चिमी किनारे पर एक सरोवर के पास एक कदम्ब का पेड़ है, वो उन्हीं के गांव में है और कहीं पूरी दुनिया में नहीं है। और भरभंडा का एक फूल उनके यहाँ पर होता था, भरभंडा उसे कहते थे, भरभंडा सत्यानाशी फूल के नाम से उसे जानते थे। लेकिन उस फूल की एक विशेषता थी, फूल जो है वो पीली तितली के समान सुंदर था, पीले रंग का फूल था। चाहे उसे सत्यानाशी कहते हो, लेकिन आंख जब आ जाती थी गांव में, पहले देखो आंखें आने का भी एक होता था, जैसे बारिश के दिन चल रहे ना ये, तो बारिशों के दिनों में आंखें दुखनी आ जाती थी। पहले एक बीमारी बहुत चलती थी, माने बारिशों के बाद एक समस्या होती थी, आंखें इतनी मोटी मोटी सूज जाती थी और ये एक इन्फेक्शन होता था। माने घर में अगर एक को हुआ तो फिर वो सबको ही होता था, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो। और सब जब सुबह उठते थे आंखें खुलती नहीं थी, फिर वो गरम, हल्का सा गर्म पानी करके उसमें थोड़ी एक वो मिलती थी मेडिसिन, उसमें डाल के और फिर आंखों को क्लीन किया जाता था, दवाइयां डाली जाती थी। 15 दिन के बाद वो आंखें जाकर ठीक होती थी। तो बड़ा पेनफुल ये टाइम निकलता था। और आजकल ये बीमारियां जो है वो बहुत कम हो गई हैं, है ना, अब नहीं होता ऐसा कुछ। तो ये भरभंडा का फूल का जो इसके में से रस निकलता था दूध जैसा, तो विश्वनाथ बताते हैं कि माँ उसके रस को दुखती हुई आंखों में लगाती थी तो आंखें ठीक हो जाती थी। तो चाहे इसको सत्यानाशी कहते थे, लेकिन इसका दूध आंखों में लगाने से ऐसा माना जाता था कि आंखें ठीक हो जाती थी। तो उनको जो है बहुत सारे फूल और बहुत सारे जैसे धान के, गेहूं के, ये भी छोटे छोटे फूल बहुत आकर्षित करते हैं। तो इस बीच में लेखक ने एक नवल शुक्ल नाम के कवि हैं, उनकी कविता का भी जिक्र किया है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उनकी कविता बहुत सुंदर है। फूल खिले खिले फूल, फूल खिले, ऐसी एक कविता उन्होंने इसमें इस पंक्तियों को लिखा गया है। अब जो है लेखक बताता है कि बच्चे क्या करते थे गांव में। देखो बच्चे गांव में जब दोपहर होती है तो भरी दोपहर में सब सो जाते हैं, खेती का काम भी करके सुबह सुबह आ जाते हैं, फिर शाम को दोबारा खेतों में जाते हैं। लेकिन दोपहर का समय सब अपने घरों में आराम करते हैं। लेकिन बच्चों को नींद कहाँ आती है, वो तो खेतों में निकल जाते हैं। बारिशों का टाइम हो तो भी, अब देखो गांव में क्या होता है कि जब ये बारिशों का टाइम है, अब नीचे धरती में उमस जैसे आएगी ना, तो ये सांप बिच्छू वगैरह ये सब गर्मियों में धरती में आराम करते हैं, ठंडक लेते हैं। और लेकिन जैसे ही उमस का मौसम आता है, अब जैसे चल रहा है, तो ये सांप बिच्छू वगैरह सब बाहर अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। तो लेखक बताता है जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो सारे बच्चे, मोहल्ले के सारे बच्चे मिलकर खेतों में जाते थे और तालाबों के किनारे पहुंच जाते थे, तो सांपों की प्रतीक्षा करते थे, है ना। तो धान के छोटी छोटी, अब जैसे धान की फसल बोई जा रही है, धान की फसल कब बोई जाती है आपको पता होगा, जब बारिश होती है उसी में धान की पौधे जो हैं वो रोपी जाती हैं। तो इसी टाइम में फिर सांप वगैरह भी निकलते हैं। तो अगर सांप दिख जाए तो भयानक रस उत्पन्न हो जाता था, उनके मन में भय उत्पन्न हो जाता था। और अगर सांप ना दिखे तो भी उसे देखने की उत्सुकता उनके मन में बनी रहती थी और बच्चे उनसे डर जाते थे। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो विषहीन है, उनमें जहर नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे विषैले सांप हैं कि जिनके काटने से आनन फानन में ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इन सांपों की चर्चा भी लेखक ने इस पाठ में की है। क्या क्या बताते हैं वो बताते हैं डोंडाहा और मजगिदवा, ये वैरायटी बता रहे हैं सांपों की। डोंडाहा और मजगिदवा ये सांप जो हैं विषहीन माने जाते हैं, इनमें जहर नहीं होता। लेकिन सांपों में डोंडाहा को गांव में ब्राह्मण जाति का मानते हैं, कहते हैं ये पंडित सांप है। डोंडाहा को कहते हैं पंडित है, ये ब्राह्मण सांप है, इसलिए उसको मारा भी नहीं जाता, उसकी हत्या नहीं की जाती। और धामिन की चर्चा की है, एक धामिन उसका नाम है धामिन सांप, उसके अंदर भी जहर नहीं होता। लेकिन लेखक ने बताया है कि अगर वो अपने मुख में कुश पकड़कर, कुश माने एक प्रकार की घास होती है, अगर ये सांप अपने मुख में कुश पकड़कर अपनी पूंछ किसी को मार दे तो व्यक्ति का वो अंग सड़ जाता है। किसकी विशेषता बताई, धामिन की, ठीक है। और कौन कौन से सांप है, गेहुअन, गेहुअन सांप ये सबसे विषैले सांप है। गेहुअन सांप जिसे गांव में फेंटारा कहते हैं, तो ये बड़ा जहरीला सांप है। दूसरा एक सांप है घोर कड़ाइच, इसका नाम है घोर कड़ाइच। घोर कड़ाइच सांप की क्या विशेषता है कि ये जो है
घोड़े की तरह, आदमी घोड़े की तरह हिनहिना कर मरता है। अगर ये सांप किसी को काट ले तो आदमी घोड़े की तरह हिनहिना कर मरता है, इसीलिए इसका नाम है घोर कड़ाइच। ठीक है। और एक सांप है जिसके दो मुंह होते हैं, सपेरों के पास अब देखने को मिलते हैं ये सारी वेराइटीज। तो अब पहले तो सपेरे भी गांव में खूब आते थे, तरह तरह के सांप का डांस वगैरह ये सब बीन बजा के दिखाते थे। अब तो शहरों में ये सब चीजें कम हो गई हैं, दिखाई नहीं देते ये सब। तो भटिया कहते हैं उसको, जिस सांप के दो मुंह होते हैं उसको कहते हैं भटिया, है ना। तो लेखक ने बताया है आम, पीपल और केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप जो है वो बहुत जहरीले माने गए हैं, इनमें बहुत अधिक मात्रा में जहर होता है। फिर लेखक बताता है कि बिच्छू भी जो है गांव में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या आप में से किसी ने देखे हैं बिच्छू? छोटे छोटे बिच्छू भी होते हैं, बड़े बड़े बिच्छू भी होते हैं और बड़े जहरीले होते हैं। तो कहते हैं कि जो है बिच्छू का काटा रोए और सांप का काटा सोए। गांव में ऐसी चर्चा है, कहावत होती है कि बिच्छू का काटा रोए। जैसे जैसे बिच्छू का जहर जो है वो बॉडी में चढ़ता है तो आदमी चिल्लाता है, इतना पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है कहते हैं। और जो है सांप का काटा सोए, सांप अगर किसी को काटे तो आदमी को नींद आती है, तो सांप के काटे हुए उसको सोने नहीं दिया जाता, उसको जगाने की कोशिश करी जाती जब तक उसे ट्रीटमेंट ना मिल जाए, क्योंकि बेहोशी में ही फिर आदमी की कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो सांप बिच्छू जो है ये भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो बिच्छू के काटने से जान नहीं जाती, लेकिन उसमें दर्द बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो गांव के लोग जो हैं फूलों की गंध से सांप, महामारी आदि का संबंध भी जोड़ते हैं। क्या कहते हैं गांव के लोग कि गुड़हल का फूल जो है वो देवी को बहुत अधिक प्रिय होता है। देवी के आज भी चढ़ाते हैं लोग, गुड़हल के फूल को जो है देवी पर अर्पित किया जाता है। और क्या क्या कहा जाता है, कौन कौन से फूल दवा करते हैं? लेखक ने बताया है कि फूल जो हैं वो गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, खुशबू ही नहीं देते हैं, वो उनसे इलाज भी किया जाता है। क्या इलाज किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया कि भरबंडा के फूल से दुखती हुई आंखें ठीक हो जाती हैं, इसी तरह एक फूल से आज भी इलाज होता है। हम देखते हैं जैसे चिकन पॉक्स निकल आती है, स्मॉल पॉक्स हो जाती है ना, बड़ी माता छोटी माता जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें जो है आप देखते हैं कि नीम के फूल जो है वो चेचक की बीमारी को दूर करने में बड़े सहायक होते हैं। नीम की पत्तियों का, जहां पर वो पेशेंट होता है ना, रोगी जिसको ये माता निकली हुई है, उस घर के दरवाजे पर वो नीम की पत्तियां टांगी जाती हैं, एंटीसेप्टिक मानते हैं ना इसको। और नीम की पत्तियां ही पानी में बॉयल करके रोगी को नहलाया भी जाता है और उसके सिरहाने भी रखी जाती हैं। तो ये चीज जो है इनसे इलाज किया जाता है गांव में। और क्या होता है, एक मानते हैं कि बेर का फूल सूंघने से, बेर का फूल सूंघने से बर्रई ततैये का डंक झड़ जाता है। अगर किसी को बर्रई ततैया काट ले, ततैया कैसे काटता है, वो अपना डंक जो है वो बॉडी में छोड़ देता है ना। फिर हम कहते हैं ना वो लोहा घिसकर उससे जो है उसको करते हैं, रगड़ने से वो उसका असर कम हो जाता है, स्वेलिंग कम आती है। तो ऐसे ही गांव में भी बेर का फूल, ऐसा माना जाता है बेर का फूल सूंघ लो तो बर्रई ततैये का डंक झड़ जाता है। फिर क्या करते थे ये छोटे छोटे बच्चे, ये करते थे कि जब ततैयों का डंक झड़ जाता था उनके डंक हटा देते थे और सारे ततैयों को अपनी जेब में भर लेते थे। ततैयों को जेब में भरने से डंक झड़ गया तो काटने का डर खत्म, तो उनको जेब में भर लेते थे। फिर उनको एक धागे में पिरो लेते थे, उनकी कमर में धागा बांधते थे ततैयों की, ततैये देखे ना हमने, वो पीले रंग के उड़ते रहते हैं ऐसे, उनकी कमर में धागा बांधते, फिर उन्हें आपस में लड़ाते थे, क्योंकि बच्चों के शौक जो है पता वो है अपने कमर होते में हैं। हेलो, हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? धागा धागा किसकी कमर में बांधते थे? ततैये की। ततैये की। आपने नहीं बांधा उसकी। ना प्रिंस कभी? आपने बांधा कभी? बिस्कोहर गांव में जो है बिस्नाथ ने बांधा है ना। तो ऐसे ऐसे खेल, गांव के बच्चों के खेल निराले। अब तो हम मोबाइल में डूबे रहते हैं, फेसबुक में लगे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे इन सब चक्करों में पड़ गए हैं। जो जीवन की जो असली लाइफ थी वो हमारे जमाने में छोटे छोटे बच्चों ने एंजॉय की है, जब ये सब होता ही नहीं था, है ना। बाहर खेलते थे, इससे बॉडी भी बनती थी, रस्सी कूदना, मैडम गिट्टे आपने खेलना। बांधे हैं कभी? भाई ये ततैये वाले काम हमने नहीं किए, ततैये वाले काम हमने नहीं किए। हमने रस्सी बहुत कूदी है, गिट्टे खेले हैं, और जो है ये सब हमने रस्सी तो बहुत किया है। प्रियांशु भी कूदता है। अभी कौन कूदता है प्रियांशु और रस्सी? एक। हाँ।
रस्सी तो बहुत कूदते हैं, अभी भी कूदते हैं, लेकिन हम दूसरे स्टाइल में कूदते थे। दोनों साइड से ऐसे ऐसे रस्सी घुमाते थे, बीच में हम कूदते थे अलग अलग डिजाइन में, गोल गोल घूम के कैसे ना कैसे जो है बहुत एंजॉय करते थे। ये भी ऐसे ही ठीक है, कूदते थे, गुलिया ऐसे कूदते हैं मैम कूदते हो। ऐसे। अच्छा ठीक है, तुम्हें एक दूसरे का पता है ना। चलो, तो मैंने आपको बताया फूलों से किस किस तरह का इलाज होता है। तो बेर का फूल, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है हमारा कि बेर का फूल सूंघने से बरई ततैये का डंक झड़ जाता है, और भरभंडा के फूलों से दुखती हुई आंखें ठीक हो जाती हैं। और इसी तरह से जो है नीम के पत्ते, नीम के फूल जो है वो चेचक की बीमारी को दूर करने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से कई तरह के फूल हैं जिनसे आज भी बीमारियों में इलाज किया जाता है। तो ततैये को पकड़कर सब बच्चे उनसे खेलते थे, तो ये चर्चा लेखक ने की है। फिर अगली बात बताइए कि जब भरी दोपहर होती थी, जब सब लोग सो जाते थे, तो ये मोहल्ले के बच्चे जो है वो निकल जाते थे बाहर खेतों की तरफ, और जामुन के पेड़ों से पकने से पहले ही जामुन खाना, ये एक बहार होती थी गर्मियों की। कटहल, कटहल आपने देखा होगा, कटहल की सब्जी भी बनती है, और लेकिन कटहल जब पक जाता है पेड़ों पर ही, तो वो पका हुआ कटहल जो है वो बड़ा मीठा लगता है, फ्रूट होता है वो एक तरह का, तो उसे खाना भी गर्मियों की बहार थी। तो चुपके से घर से बाहर निकल जाना और दोपहरी का नाच देखना, ये एक बच्चों की का एक शौक था। दोपहरी का नाच कैसे, आपने देखा होगा आंधी में वो पत्ते वत्ते गोल गोल उड़ते हैं ऐसे ऐसे, तो वो दोपहरी का नाच देखना ये एक उनका शौक था। आजकल तो उससे बचते हैं ना, पहले भी बचते थे वैसे लोग, कि उसको मानते हैं कि इसमें कुछ जो है दूसरी चीज है, ऐसे गोल गोल जब वो घूमता है चक्कर। तो ये सब चीजें देखना एक शौक होता था बच्चों का। फिर क्या कहते थे, भाई गर्मी में बाहर निकलना है, तो माँ क्या करती थी, धोती या कमीज में प्याज जो है वो गांठ लगाकर बांध देती थी, जिससे लू का असर कम हो। आज भी हम लू से बचने के लिए अनेक तरह के उपाय करते हैं, कि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं जब हमें बाहर निकलना हो, है ना, नींबू पानी पीते हैं, आम का पन्ना भी बनाकर पिया जाता है घरों में। तो पहले गांव में भी ये सब किया जाता था, कि आम को उबालकर, कच्चे आम को उबालकर उसका पन्ना बनाकर पीना। पन्ना जानते हो ना कैसे बनता है, कच्चे आम को बॉईल करके उसका रस निकालकर और फिर उसमें काला नमक मिर्च वगैरह डालकर, ये बहुत टेस्टी लगता है। रेडीमेड भी आता है, लेकिन घरों में पहले ये बनाया जाता था। कच्चे आम को बॉयल भी कर सकते थे, और उसे गर्म राख में, भूबल में दबा देते थे, और भूनने के बाद फिर उसका छिलका उतारकर मैश करके वो बनाया जाता था। तो उससे लू का इलाज किया जाता था। और उनको, उनसे जो है मुल्तानी मिट्टी से जो है नहाना, है ना, उसका लेप बॉडी में करना, और गुड़ का और आम का रस बनाकर पीना, और उससे लेप भी करना बॉडी पर, इससे बॉडी को बड़ी ठंडक मिलती थी, फिर स्नान करना। तो ये सब लू से बचने के उपाय थे जो उस टाइम में किए जाते थे। कच्चे आमों के झौर के झौर, आपने देखा होगा, जब हम, अभी आम के पेड़ जो है वो लगे हुए, अब तो बहुत सारे हट गए हैं, लेकिन जब आम लगना, फसल आनी शुरू ही होती है बसंत ऋतु में, तो सबसे पहले आम्र मंजरी आती है। आम्र मंजरी माने जो आम के फूल होते हैं गुच्छों के रूप में, आम के फल आने से पहले वो बौर दिखाई देता है, तो उसकी एक अलग खूबसूरती होती है। तो आम के जो बौर गुच्छे दिखाई दिए उसको कहते हैं आम्र मंजरी। और उसके बाद कच्ची आंबियां देखी होंगी आपने, गुच्छों के रूप में पेड़ों पर लटकी हुई, उनकी कितनी खूबसूरती होती है। और जब आम पेड़ों पर ही पक जाए तो उसकी एक अलग मिठास होती है। तो अब तो क्या होता है, हम पैसे के लालच में ऐसे हो रहे हैं कि जो माली होते हैं, जिनके बाग होते हैं, वो कच्चे ही बड़े बड़े आम तोड़कर जो है केमिकल में उनको पकाते हैं, है ना। और केमिकल से पका हुआ आम कभी भी उतना टेस्टी नहीं होता जितना कि जब डाल पर ही आम पकता है वो टेस्टी होता है। केमिकल से हम पका देते हैं जल्दी जल्दी, तो वो उतनी जल्दी खराब भी हो जाता है और हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये सारी विशेषता थी, लेखक जो बता रहा है कि कच्चे आमों के झौर के झौर, झुंड के झुंड देखना लटके हुए कितने खूबसूरत लगते हैं, और जामुन खाना ये गर्मियों की बहार थी। अब जो है लेखक बताता है कि बिस्कोहर गांव में और क्या विशेषता थी, कि बिस्कोहर गांव में जब बारिश होती थी तो क्या दृश्य होता था। बारिश एक अलग ही संगीत उत्पन्न करती थी, वो म्यूजिकल, माने अगर हम बारीकी से किसी चीज को देखें तो हमें हर चीज में खूबसूरती नजर आएगी, है ना। तो गांव में खुला खेत खलियान होते हैं दूर दूर तक फैले हुए, और पहले तो कच्चे घर हुआ करते थे, झोपड़ी टीन डली हुई। तो ये सब जब दृश्य, जब छत पर खड़े होकर ऐसा लगता था, तो दूर से जब बारिश आती हुई
बूंदे पड़ती पड़ती नजर आती थी कि वहां टपका, वहां गिरा, ऐसे करती हुई बारिश आती थी। ऐसा लगता था कि जैसे घोड़ों की टाप जो है वो सुनाई दे रही है, घोड़े जो है वो दौड़ते चले आ रहे हैं। तो लेखक कहता है कि बारिश में एक अलग ही म्यूजिक होता था। माने पहले काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर आसमान में छा जाते और दिन में ही अंधकार छा जाता। कभी कभी हम भी देखते हैं ऐसा मौसम, दिन में ही अंधेरा छा जाता है ना। और फिर इतनी बारिश होती थी, माने पहले आंधी आती और लोगों के घरों के टीन छप्पर उड़ जाया करते थे। और घरों में जो चूल्हे में जलाने वाली लकड़ी जो हम छत पे डालते थे धूप में सुखाने के लिए, अगर हमने पहले ही वो ना उठाकर रख ली अंदर, तो जो है वो लकड़ियां गीली हो जाती थी। और गीली लकड़ियां और उपले, गोबर के बने हुए उपले जब हम सुलगाएंगे तो सारा घर जो है वो धुएं से भर जाता था। तो ये सावधानियां बरतनी पड़ती थी बारिश के आने से पहले। तो कितने तरह के लोगों के जो है घरों की दीवारें, कच्ची दीवारें होती थी मिट्टी की बनी हुई, वो गिर जाती थी, है ना। और गांव के रास्ते भी कच्चे होते थे, तो कीचड़ से सारा वातावरण जो है वो लदर पदर हो जाता था। लेकिन लेखक कहता है कि पहली बारिश में जो नहाता था तो गर्मी की जो घमौरियां थी, दाद, फोड़े, फुंसी, ये सब जो है वो ठीक हो जाते थे। आजकल हम तो नहाते नहीं पहली बारिश में, छत पर कहाँ नहाते हैं। तो गांव में ये सब नजारा होता था क्योंकि पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था। आजकल तो हम मानते हैं कि पहली बारिश में नहाने से पॉल्यूशन बरसता है आसमान से, और इसमें नहाने से तो और अधिक बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन पहले दूसरी चीज होती थी। और ये कुत्ते, बकरी, मुर्गे, ये सब खुशी प्रकट करते हुए भों भों में चू चू करते हुए इधर उधर दौड़ते नजर आते थे, जिसका चित्रात्मक शैली में लेखक ने वर्णन किया है। और बारिश में ही सांप, बिच्छू, जोंक, केंचुआ, जुगनू, बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो है वो बाहर निकल आते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं बारिश का मौसम है तो आप भी देख रहे हैं जितने पेड़ पौधे हमारे आसपास नजर आते हैं तो कितने हरे भरे हो गए हैं। गर्मी में जो आंधी में मुरझा गए थे, सूख गए थे भयंकर गर्मी से, अब हम देख रहे हैं कि पेड़ का हर पत्ता जो है वो कितना धुला हुआ, कितना साफ सुथरा, आंखों को कितना सुकून देने वाली हरियाली नजर आती है। तो गांव में तो ये हरियाली और भी खूबसूरत लगती है जब दूर दूर तक फैले हुए खेत खलियान, एक एक पत्ता धुला हुआ जब दिखता है तो वो दृश्य जो है वो आंखों को बहुत ही मनमोहक नजर आता है। तो एक तो जो है बारिशों में ये दिक्कत रहती है कि लकड़ियों को पहले संभाल कर रखो, नहीं तो चूल्हे जलते थे पहले, गैस वगैरह की सुविधा नहीं थी, है ना। मिट्टी का तेल भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, पहले स्टोव जलते थे। स्टोव सुना है नाम आपने? स्टोव का नाम सुना है? पहले यस स्टोव मैम। जलते थे, स्टोव जलते थे पहले, उसमें भी वैरायटी आई थी। तो मिट्टी के तेल से ऐसे पंप मार मार के उसमें जो है उसको जलाया जाता था, और बड़ा रिस्की होता था वो। उसके तीन ऐसे पतले पतले पैर रहते थे, उस पे बड़े बड़े पतीलों भगोनों में खाना बनाना, प्रेशर कुकर भी नहीं थे, बड़े पतीलों में दाल जो है वो बनती रहती थी। तो इसीलिए चूल्हे जलते थे क्योंकि लकड़ियां होती थी, खेत पहले थे। अब तो हमने खेत भी काट दिए, अब तो हम खेत काट काट कर बिल्डिंग मॉल बनाए चले जा रहे हैं, है ना। तो पहले लकड़ियां भी जो है वो हमें बहुत अधिक मात्रा में मिल जाती थी घरों में। ये सब जो दालों की, अरहर वगैरह की लकड़ियां होती थी ये सब जलाई जाती थी। फिर लेखक बताता है कि भाई बारिश तो होती थी लेकिन पहले जो है एक समस्या और आती थी। समस्या क्या थी? वो बहुत भयंकर समस्या थी। आपने वो देखी है मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा, देखिए कि नहीं? यस तो मैम। पहले जो है, यस हाँ, मैम। तो पहले जो है टॉयलेट कहाँ होते थे? घरों में। घरों में ये पहले सच में वो समस्या सही दिखाई है, घरों में बनाना उनको अच्छा नहीं माना जाता था। तो पहले सब जाते थे ऐसे ही लोटा पार्टी के लिए, है ना, बाहर जाते थे। तो क्या होता था कि जो है अब बारिश हो गई, सारे खेत खलियान तो पानी से भर गए हैं, तो जाएंगे कहाँ? तो शौच जाने की एक समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती थी। तो ये इन दिक्कतों का सामना गांव में करना पड़ता था। तो वर्षा जहाँ एक और संगीत उत्पन्न करती थी तो वहां बहुत सारी मुश्किलें भी लेकर आती थी। फिर लेखक बताता है कि भाई अनेक प्रकार की बीमारियां भी बारिशों में फैलती थी। तो कई लोग जो है अभी भी, आज भी हमारे जो है मन में कई प्रकार के अंधविश्वास आज भी चलते रहते हैं। वैसे भी उस जमाने में गांव में चिकित्सा सुविधा का अभाव होता था, हॉस्पिटल इतने होते नहीं थे। कोई एक आध वैद्य जी या इस तरह के डॉक्टर छोटे मोटे हुआ करते थे, जो एक उसमें भी कई लोग तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं थे, पैसे नहीं होते थे, इतने आमदनी नहीं थी, तो वो नजर उतरवाने में बिलीव करते थे। तांत्रिक ओझा के पास चले गए, झाड़ा लगवा लिया, नजर उतरवा ली। तो इन चीजों में गांव वाले बहुत अधिक पड़ जाते थे। तो आज भी हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कभी कभी हम इन चक्करों में फंस जाते हैं। फिर लेखक बताता है
कि जब बारिश के बाद शरद ऋतु का मौसम आता था, शरद ऋतु में तो कहा जाता है, अब जैसे बारिशों में बादलों में चांद तारे दिखते नहीं हैं, तो शरद ऋतु में जो है खुला आसमान, बारिश के बाद आसमान एकदम साफ हो जाता था और जो है दूर दूर तक फैले हुए चांद का दृश्य, चांद की चांदनी और तारों का सौंदर्य जो है आसमान में छिटका हुआ नजर आता था। तो जाड़े का मौसम जो है और सर्दी की धूप जो है वो बहुत ही सुखद प्रतीत होती थी। पहले लोग घरों में अधिक रहते थे। आप देखो कि लोगों को इतने पैसे की का लालच नहीं था। आजकल तो हम पैसे के लालच में बहुत अधिक पड़ गए हैं। पहले लोग जो है खेती करते थे, सब एक जैसा सबका काम होता था, छोटी मोटी दुकानें होती थी, इतने लंबे चौड़े बिजनेस भी नहीं होते थे, है ना। तो सबका एक जैसा खान पान था, कोई मेहमान आ गया तो उसको भी एक जैसा खाना खिलाया जाता था, है ना। और अब तो हम कई तरह की डिशेज रेस्टोरेंट से मंगाना ये सब इनमें बिलीव करने लगे हैं। पहले मेहमान का आना मुसीबत नहीं लगती थी, जो घर में खाना बना है वही वो भी खाएगा, और मेहमान भी कई कई दिन तक रुक कर जाते थे। तो अब जो है लेखक क्या बताता है, देखो एक बहुत खूबसूरत बात अब वो एंड में बता रहा है कि जब उस माँ जो थी उनकी कहता है अपनी माँ के पेट का रंग कैसा बता रहा है, माँ के पेट का रंग बता रहा है कि जैसे आटा, आटे को हम हल्दी मिलाकर गूंथते हैं, तो आटा हल्दी मिलाकर अगर गूंथेंगे, गूंथा हुआ आटा टच किया है किसी ने, सूखा आटा नहीं, गूंदा हुआ आटा, जब रोटी के लिए आटा गूंदा जाता है, नहीं किया तो टच करके देखना आज, ठीक है, तो कितना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। तो जब आटे को हम गूंद देंगे हल्दी मिलाकर तो वो पीले रंग का नजर आएगा। तो माँ का पेट भी उसे हल्दी मिलाकर गूंदे हुए आटे के समान प्रतीत होता था। माँ के पेट को टच करता था तो ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट नजर आता था, गूंदे हुए आटे की तरह। और क्या करता था लेखक बिस्नात, उसे एक चीज बहुत अच्छी लगती थी, जब उसके पिता जो है खेतों में काम करके आते थे पसीने में, और वो अपना कुर्ता ऐसे टांग देते थे ना, तो अपने पिता के कुर्ते में से पसीने की गंध सूंघना उसे बहुत पसंद था, उसमें से एक अच्छी सी उसको खुशबू आती थी। तो एक इस चीज का इसने वर्णन किया है। फिर वो क्या बताता है कि एक बार देखो, एक मतलब इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि जब लेखक विश्वनाथ 10 साल का ही था, है ना, तो जब वो 10 साल का था तो एक बार वो एक बढ़नी गांव में गया। एक बढ़नी गांव था, तो वहां पर वो गया, तो एक रिश्तेदार के यहाँ गया था। तो वहां उसने अपने से 10 वर्ष बड़ी एक लेडी को देखा, एक महिला को देखा। वो महिला उसे इतनी खूबसूरत लगी, बहुत अच्छी लगी, तो उसकी आंखों में वो बस गई, है ना, उसका सौंदर्य उसकी आंखों में बस गया। तो जब वो वहां से लौटा, अब तो उसे हर चीज में वही दिखाई देने लगी, चाहे गांव के जो खिले हुए पेड़ पौधे थे, फूल थे, उन सब में ऐसा लगा जैसे प्रकृति सजीव नारी बन गई, प्रकृति ने जैसे नारी का रूप धारण कर लिया। अब क्या हुआ, एक संयोग ऐसा हुआ, कोइंसिडेंस हुआ कि उस लेडी की शादी भी जो है बिस्कोहर गांव में हो गई, है ना। अब बिस्कोहर गांव में हो गई तो विश्वनाथ वहां पर भी उसको रोज देखता है ना। हम कहते हैं ना कि अट्रैक्शन हमें कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, और इस पर किसी का कोई वश नहीं चलता। तो ऐसे ही विश्वनाथ छोटा ही था, 10 साल का था, तो एक बार उसने हिम्मत जुटाकर उस लेडी से कह ही दिया, उस महिला से कह दिया कि अपनी बोली में कहा, जो वहां पर भाषा चलती थी, जो हम चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इस बात को, कि तुम्हें पाने वाला तो पागल ही हो जाएगा, है ना। लेकिन जब उस लेडी की शादी बिस्कोर में हुई, अब देखो पहले छोटी छोटे बच्चों की भी शादियां ही हो जाया करती थी, अब वो लेडी जो है 10 वर्ष बड़ी थी तो वो 20 साल की होगी। तो वो लेडी जो थी वो विधवा हो चुकी थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तो जब विश्वनाथ ने ये बात उससे कही तो उसने ये जवाब दिया कि देव बाबू, माने उसने उनसे कहा कि मेरी तो उनसे अपने पति से ठीक से भेंट भी नहीं हुई, उसका गौना भी बाद में ही हुआ था जब उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तो ये बातें, इन वार्तालाप का वर्णन जो है बहुत सारे लेखकों ने किया है। एक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, एक बहुत अच्छा चैप्टर है मेरा गांव मेरा घर, जो लिखा है विद्यानिवास मिश्र ने, वो भी बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने भी अपने गांव की चर्चा की है उसमें। और उन्होंने बताया है कि जब वो 4-5 साल के थे, ये मैं दूसरे लेखक की बात बता रही हूँ, कि जब वो 4-5 साल के थे तो उनके पड़ोस में एक शादी हुई, है ना। तो वो शादी जब हुई तो वो लेडी जो है
इतनी सुंदर रंग बिरंगी साड़ी पहने नाग पंचमी की पूजा करने गई। नाग पंचमी भी इन्हीं दिनों आती है, अभी मेरे ख्याल कल परसों ही थी शायद। तो नाग पंचमी की पूजा करने के लिए जो पचरंगी चुनरी ओढ़कर चली, तो उसने अपने दादा से कहा, वो अपने पिता के साथ, दादा कहते थे उनको, तो पिता के साथ बाहर खड़ा हुआ था और कह दिया कि दादा मैं तो इस पचरंगी चुनरी वाली से ही ब्याह करूंगा, है ना। तो दादा ने कहा, उनके पिता ने, लेखक के, कि भाई तुम्हारे लिए नई दुल्हनिया लाएंगे, है ना। तो लेकिन उस लेडी ने वो बात सुन ली। अब लेखक बड़ा हो गया, है ना, तो अब वो क्या करती थी, उस महिला के बच्चे भी थे, तो ये बताया कि गांव में कितना हंसी मजाक का रिश्ता भी एक पवित्रता का भाव लिए हुए होता है। तो लेखक कहता है कि मैं बड़ा हो गया, युवा हो गया, कि जैसे ही मैं उसके घर के आगे से निकलता तो वो जो है अपने बच्चों से कहती थी, अपने बच्चों के साथ गेट पर खड़ी रहती और कहती कि तुम्हारे दादा जा रहे हैं, तुम्हारे पिता जा रहे हैं, जाओ उनसे कपड़े लत्तों का खर्च मांग लो, है ना। तो बचपन की वो बात जो थी वो युवावस्था होने तक भी बनी रही। फिर लेखक कहता है कि जब मेरी शादी हो गई तो मेरी पत्नी को भी जब वो मुंह दिखाई करने आई, शगुन डालने आई, तो उनसे मेरी पत्नी से बोली कि मैं तुम्हारी सौतन हूँ, मुझसे बच के रहना। तो इस तरह हंसी मजाक का रिश्ता जो है वहां चलता रहता है। तो ये एक बात यहाँ पर बताई है कि उस लेडी के प्रति इतना आकर्षण विश्वनाथ का बढ़ा कि उसे हर जगह फिर वो वही नजर आने लगी। तो लेखक वही कहता है कि अब जो है जहां पर भी वो रह रहा है, चाहे वो दिल्ली में रह रहा है या कहीं पर भी रह रहा है, तो आज भी वो अपने आप को गांव की मिट्टी से इतना अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता है कि वो सोचता है कि जीवन के अंतिम क्षण भी वो अपने गांव में ही बिताए। माने आज भी उसकी यादों में बिस्कोहर गांव बसा हुआ है, बिस्कोहर के वो पेड़ पौधे बसे हुए हैं, बिस्कोहर की वो महिला बसी हुई है जो उसे 10 साल की उम्र में मिली थी। तो ये सारी चीजें आज भी वो अपने मन से निकाल नहीं पाया है। ये स्मृति बोध मृत्यु पर्यंत माने आजीवन उसके मन में बना रहेगा। तो ये हमने सार पढ़ा आज इस चैप्टर का। तो कल से हम इसकी जो है डिटेल में रीडिंग करेंगे। अब मैं इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, सुना सबने ध्यान से? चलिए बताइए। तो लेखक जो है भरभंडा के फूल के बारे में क्या बताता है?